अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह गुद्दी सोजिश की वजह से गुदद नाकला का मुतवरम हो जाना। गुदद नाकला उन्हें कहा जाता है कि जो जिस्म में सफरा की ज़्यादती हो जाए या फिर अखराज का जो निज़ाम होता है वो गुदद नाकला के ज़िम्मे होता है। गुदद नाकला में नालीदार जो गदूद हैं वो आ जाते हैं, जैसे रगें हैं हमारी, या पखाने का निज़ाम है, ये गुदद नाकला में आता है। छोटे पेशाब का निज़ाम है, गुर्दा है, मसाना है, तो उसमें ये गुदद नाकला होते हैं। कुदरत कामला ने हमारे जिस्म में एक निज़ाम रखा है जिसको कुव्वत मुदब्बरा बदन यानी वाइटल फोर्स कहा जाता है। इंसान जब गर्मियों में ठंडे मशरूबात और इसी तरह की दीगर आसाबी ग़िज़ाएँ गर्मी से बचने के लिए मुसलसल इस्तेमाल करता है तो ऐसी हालत में खून में इस ठंडक की ज़हरें आसाबी ज़हरें शामिल होकर खून में गर्दिश करती रहती हैं। जब सर्दियों को दौर शुरू होता है तो इसी ठंडक के जहरीले असरात खून से अलहदा होकर पेशाब की सूरत में खारिज होते रहते हैं। ये इसलिए कि ठंडे मरतूब मौसम में हवा की नमी जिस्म में आबी रतूबात की ज़्यादती कर देती है और ये रतूबत सांस की मदद से जिस्म में रहकर पेशाब की सूरत में इन मादों को खारिज करती रहती है। इसलिए मुशाहिदा है कि इंसान सर्दियों के मौसम में पानी कम पीता है और पेशाब की सूरत में इस पानी का अखराज ज़्यादा करता है। सर्दियों में पानी कम पिया जाता है लेकिन अखराज ज़्यादा हो जाता है। दरअसल ये निज़ाम भी कुदरत की एक अता करदा कुव्वत मुदब्बरा बदन के अवामिल से होता है। अगर इंसान ऐसे माहौल में सिर्फ कपड़ों से जिस्म को गर्म रखे, अंगीठी या हीटर से परहेज़ करे तो हवा की नमी जिस्म में सरायत कर जाती है और गर्मियों का जहरीला मादा बार बार पेशाब के आने से खारिज होता रहता है। इसलिए हुक्म यह है कि जिस्म को गर्म रखने के लिए सिर्फ गर्म कपड़े इस्तेमाल किए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। आग और हीटर से बचा जाए तो इस तरह हवा में नमी बरकरार रहती है और इस नमी की वजह से जैसा कि पहले बता चुके हैं कि पेशाब बार बार आता है और इस तरह पेशाब बार बार आने से जहरीले असरात खून से खारिज हो जाते हैं। और अगर फ़िल्टर करने वाले गदूद इस जहर से बचकर अपने अफ़ाल सेहतमंद तौर पर अंजाम देते रहें, जो लोग इन फितरी अवामिल में मुदाखलत करते हैं और हवा की नमी को आग के हरारों से ख़त्म कर देते हैं, ऐसे लोग अपने खून को इन जहरों से पाक नहीं कर पाते और इसलिए इनके जहर छानने वाले गदूद मुतवर्रम होकर इंतहाई ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। उनके ऊपर सूजन आ जाती है, वरम आ जाता है। और इसी तरह सर्दियों के मौसम में इंसान इंतहाई गर्म ग़िज़ाएँ या फिर गर्म मशरूबात जिस्म को गर्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो इन ग़िज़ाओं के जहरीले असरात जहर की सूरत में खून में गर्दिश करते रहते हैं। जब मौसम तब्दील होता है यानी सर्दी से गर्मी आती है तो पसीना इन जहरीले असरात को अपने साथ खारिज कर देता है। जो लोग गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशन और इंतहाई ठंडे माहौल में रहते हैं तो ऐसी सूरत में जिस्म से पसीना खारिज नहीं होता और वो जहर जो इस पसीने से खारिज होना होता है वो खारिज नहीं हो पाता और ये जहर गुद्दी निज़ाम को अपने जहरीले असरात से मुतासर करता रहता है, जैसे पसीना खारिज करने वाली जो गिल्टियाँ होती हैं जिन्हें गुदद नाकला भी कहा जाता है। और जो गुदद नाकला का निज़ाम है मुतासर होकर जिस्म में बेशुमार बीमारियाँ पैदा करता रहता है। इसलिए हुक्म ये है कि हर मौसम में एतदाली हालत में अपनी हिफाजत करें और फितरत के निज़ाम में अपने ईजाद करदा ज़राए से मुदाखलत ना करें। फितरत एक अटल चीज़ है, फितरत एक हकीकत है। अगर फितरी असूलों को मद्देनज़र रख कर ज़िंदगी बसर की जाए तो बेपनाह बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसे लोग जिनके बगलों और जंगासों के दरमियानी मकाम पर कपड़े इंतहाई दागदार और बदबूदार रहते हैं और किसी साबुन वगैरह से भी इनकी मैल नहीं निकलती, ये इसलिए कि बगल और जंगासों के जो गदूद होते हैं जो कि खून को फ़िल्टर करके खून से जहरीले असरात अलहदा करके जिस्म को ये बग़ैर जहर के छना हुआ और साफ़ खून फराहम करते हैं और पसीना के ज़रिए इस जहर को खारिज करते हैं और सेहत नॉर्मल रहती है। जब ये फ़िल्ट्रेशन वाले गदूद अपने अंदर वाफिर मिकदार की जहरें जमा कर लेते हैं तो ऐसी हालत में ये फ़िल्टर करने वाले जो गदूद होते हैं अपने अंदर जमा की हुई जहर से वरम पा जाते हैं, मुतवर्रम हो जाते हैं।
اگر جنگاسوں اور بغلوں کے غدود متورم ہو جائیں اور پسینہ کے ذریعے ان زہروں کو خارج نہ کر پائیں تو ایسی حالت میں یہ دائیں اور بائیں طرف کے بغلوں کے غدود یا پھر دائیں اور بائیں طرف کے جنگاسوں کے غدود پھٹ کر زہریلے مواد کو خارج کر دیتے ہیں۔ اگر بغلوں کے غدود ان زہروں کی وجہ سے پھٹ جائیں تو بغلوں میں پھوڑے کی صورت میں آ کر پھٹ جاتے ہیں اور ان کو کچھرالیاں کہا جاتا ہے۔ یہ کچھرالیاں اپنا زہریلا مادہ پیپ کی صورت میں خارج کر کے ان غدود کو جمع کیے ہوئے زہریلے اثرات سے نجات دلا دیتی ہیں، اور اسی طرح اگر یہ غدود نہ پھٹ پائیں اور خون سے زہر کو علیحدہ نہ کر سکیں تو یہ غدی زہریلا مادہ غدود ناقلہ کے نظام میں سرایت کر جاتا ہے اور یہ غدود چھوٹی چھوٹی گلٹیوں کی صورت میں نمودار ہو کر اور پھٹ کر اس مادہ کو رسانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مرض کو ہمارے طبی قانون کی زبان میں خنازیر اور ایلوپیتھک کی تحقیق کی زبان میں غدود کا کینسر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف انشاءاللہ۔ علاج میں سب سے پہلے آپ نے جو غدی غذائیں ہیں وہ آپ نے بند کرنی ہے، عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی غذائیں، اور اس کی جگہ آپ نے غدی اعصابی اور اعصابی غدی غذائیں استعمال کرنی ہے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے یہ دوائی سے پہلے علاج غذا کی صورت میں علاج ہو سکے۔ تو اس کی آپ کو رہنمائی میرے چینل کے اوپر ویڈیوز کی شکل میں موجود ہے، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے غدد ناقلہ، بغل اور جنگاسوں کے غدود کا جو ورم ہے اور اس کی فلٹریشن کا نظام، اور اس کی وجہ سے یہ غدد ناقلہ مختلف عوارضات پیدا کرنے کے بعد کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان سب امراض پر غدد ناقلہ کی سوزش میں جو بتا چکے ہیں وہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ علاج کی صورت میں اگر جنگاسوں اور بغل کے غدود متورم ہو گئے ہوں اور رسنے لگ گئے ہوں تو اس کے زہریلے مواد کو جو کہ رسنے کی صورت میں خارج ہو رہا ہے روکنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر یہ غدود اچھی طرح رس جائیں تو پھر ان پر میں ایک جو مرہم آگے بتانے جا رہا ہوں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ زہریلے چھوٹے غدد ناقلہ تک پہنچ جائے اور ان میں تکلیف ہونے لگے تو پہلے ان غدد کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی مرہم استعمال کی جا سکتی ہے، اور دوائی کے طور پر اگر یہ زہر غدد ناقلہ میں سرایت کر گیا ہو تو اس کے لیے آپ کے سامنے یہ جو نسخہ ہے، یہ میں کھانے کے لیے آپ کو نسخہ وہ آپ کے سامنے پڑا ہے، وہ آپ استعمال کریں۔ اس میں آپ چیزیں نوٹ کر لیں۔ یہ آپ کے سامنے کلمی شورہ ہے، عمدہ صاف ستھرا کلمی شورہ لے لیں، تخم کاسنی لے لیں اور جوکھار لے لیں۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن میں لینی ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے صاف ستھری اور برابر وزن میں لے کے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے، اور اس میں آپ نے جو گل سرخ کی پتیاں ہیں صرف پتیاں ڈالنی ہیں۔ یہ باقی چیزیں 3 تولہ ہو گئے برابر، ایک تولہ ساری چیزیں 3 تولہ ہو گئے، اور 3 تولہ آپ نے یہ گل سرخ کی پتیاں ڈالنی ہیں۔ یہ آپ کا نسخہ تیار ہو گیا۔ یہ آپ نے نسخہ لینا ہے 6 ماشا ایک خوراک کے لیے۔ 6 ماشا یہ نسخہ لینا ہے، اس میں مغز بادام 6 عدد ڈالنے ہیں، تخم خرفہ وہ بیج ہوتے ہیں وہ بھی 3 ماشے ڈالنے ہیں آپ نے۔ ان سب کو اچھی طرح کوٹ لینا ہے۔ کوٹنے کے بعد ان کو گھوٹ کر اچھی طرح پانی ملائیں اور گھوٹ لیں اس کو، اور اس کو چھان کر جو پانی آپ کے پاس پڑا ہے، اس دوائی کا جو بنا ہوا پانی ہوگا آپ کے پاس، اس پانی سے آپ نے جو میں ایک نسخہ پیچھے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کے سامنے پڑی ہے پراسٹیٹ گلینڈز کا بغیر آپریشن علاج، اس میں جو ایک نسخہ کھانے کے لیے دیا گیا ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اسی پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام ایک کیپسول لے لیں اور انشاءاللہ یہ مرض ختم ہوتا جائے گا۔ یہ آپ نے کھانے کے لیے یہ دوائی استعمال کرنی ہے، اور جو لگانے کے لیے آپ نے مرہم استعمال کرنی ہے اس میں آپ نے رال سفید لینی ہے 2 تولہ اور کافور لینا ہے 6 ماشا۔ دونوں چیزوں کو اچھی طرح ملا کر کھرل کر لیں۔ جب انتہائی کھرل ہو جائے تو کسی کھلے منہ والی شیشی میں یہ سفوف ڈال کر اس پر روغن تارپین، اصلی جو روغن تارپین ملتا ہے وہ آپ نے 5 تولہ ڈال دینا ہے، اور اسے خوب ہلاتے رہیں اور تھوڑی دیر دھوپ میں یا گرم پانی میں رکھ کر ہلاتے رہیں تو یہ روغن تیار ہو جائے گا۔ یہ آپ کے پاس ایک روغن تیار ہو گیا۔ یہ آپ نے روغن 1 تولہ لینا ہے اور سرسوں کا تیل اس میں 4 تولہ، یہ مکس کر کے دونوں کو کھرل کریں، اچھی طرح یکجان کریں۔
इस हाल शुदा रोगन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मुसलसल खरल करते रहें। जब ये खरल करते करते सफ़ेद सा मुरक्कब हो जाए तो फिर उसे किसी बोतल में डाल के रख लें। ये इमल्शन जिसको मरहम कह रहे हैं हम, ये तैयार हो गया है। ये अब ना सिर्फ गुदद नाकला की सोजिश और बगल की कचरालियों वगैरह में फ़ायदा मंद है, बल्कि ये मरहम आग से जले हुए मरीज़ के लिए भी बेहतरीन चीज़ है, या फिर तेज़ाब से जले हुए के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। इंतहाई गंदे ज़ख्मों के लिए बेहतरीन काम करती है। आप इसको इस्तेमाल बनाएं और इस्तेमाल करें। और फिर आपने एहतियात रखनी है कि नहाने के लिए मरीज़ को कोई साबुन इस्तेमाल नहीं करवाना। नहाने के लिए साबुन कोई भी इस्तेमाल, किसी भी किस्म का साबुन इस्तेमाल नहीं करवाना। आपने इस्तेमाल क्या करवाना है, मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है हर जगह से, वो आपने भिगो कर रख लेनी है। उसके गूदे से मरीज़ को नहलाएं, पहले जिस्म के ऊपर उसके लेप करें अच्छी तरह, थोड़ी देर के बाद फिर ताज़ा पानी के साथ नहलाएं। इसके अलावा आग के खुश्क पौधे मिलते हैं, आग का पौधा हर जगह आम होते हैं, उसको आप उखाड़ लें अच्छी तरह, जड़ें फूल वगैरह सब शामिल हो उसमें। जब वो सूख जाए तो फिर उसको आग लगा दें। उसकी जो राख बनेगी, जो उसकी राख होगी, उसको हांडी में भर दें, 10 सेर उपलों की आग दें। ठंडा होने पर हांडी में सफ़ेद रंग की खार बरामद होगी। ये खार भी सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि जिगर और गुदद के जुमला अमराज के लिए अक्सीर का काम करती है। ये भी आप साथ में बना सकते हैं। और इसकी खुराक जो होगी, जो एक रत्ती सुबह दोपहर शाम, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो गुदद नाकला के वरम है, हमारे अक्सर कानों के लोगों के पीछे और गले के जो गुदद होते हैं वो मुतवरम हो जाते हैं, बगलों में हो जाते हैं, तो ये इनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।